देखिए, आज के टाइम में अगर आप किसी भी एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, तो एक चीज़ आप अच्छे से जानते हो, एक सब्जेक्ट है जो एक गेम चेंजर सब्जेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो मैथमेटिक्स। गेम चेंजर सब्जेक्ट क्यों हम इसको बोल सकते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप अच्छे से हार्डवर्क कर सकते हो ना, तो आप 100% स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल, एक आप इसमें से 100 में से 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे आप स्कोर कर पाओगे? मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाओगे, आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बाय हैंड। जी हाँ, मैथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है वो है प्रैक्टिस। आपको एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे। और देखिए, पिछले 10 साल के हम किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन अगर उठा लेते हैं ना, तो आपका एक भी कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण और आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एसएससी में स्वागत है। इस मैथ को हम इस चैनल पे किस तरीके से स्टडी करेंगे? पहले हम किसी भी चैप्टर का जो फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, उसको बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर बिठाएंगे और जब वो थ्योरी हमको क्लियर हो जाएगी हमारे माइंड में, उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। और देखिए, क्वेश्चंस के लिए आपको कहीं कोई भी और सोर्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे आपको इतने सफिशिएंट क्वेश्चन लेके आऊँगा कि पिछले 10 साल के आपके जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो कवर हो जाए, और उनसे अलावा भी अगर कोई सब कॉन्सेप्ट बचता है तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँ। तो उम्मीद करता हूँ, जो मेरी कोशिश है इस चैनल के ऊपर कि आपको बेस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगा सबसे आसान तरीके से। जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनका बेस मैथ का बहुत अच्छा नहीं है, वो भी यहाँ पे सीख पाएँ और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ये मेरी कोशिश इस चैनल के ऊपर रहेगी और इसी कोशिश को ध्यान में रखते हुए मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ मैथ की सीरीज़ की, जिसमें चैप्टर नंबर 1 मैं शुरू करने वाला हूँ और वो है नंबर सिस्टम, दैट इज संख्या पद्धति। तो 4 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे, 2 वीडियो लेक्चर्स में मैं इसको कवर करने वाला हूँ। तो पहले हम शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 और ये है विभिन्न प्रकार की संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। संख्या पद्धति का जो चैप्टर नंबर 1 का जो पहला टॉपिक ही आता है वो आता है विभिन्न प्रकार की संख्याएं। पहले हम ये जान लेते हैं कि संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं। अलग अलग नाम से आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको वही क्लियर नहीं होगा कि भाई संख्या का मतलब क्या है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, पहला विभिन्न प्रकार की संख्याएं, जिसमें फर्स्ट आपके पास है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, इसके नाम पे आप जाइए, प्रकृति, नेचर। नेचर में कोई भी चीज जब आप मतलब रियल लाइफ में हम कोई भी चीज जब काउंट करना शुरू करते हैं तो वो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है जो संख्या 1 से शुरू होती है और आगे बढ़ती चली जाती है वो हमारे पास कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या है। 1 से शुरू होकर और आगे जितनी भी काउंटिंग आप जाओगे वो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या हो जाता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या का मतलब है कि पूर्ण का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, एकदम से पूरा। इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है। ये पूर्ण संख्याएं कब बनेंगी? तब बनेंगी तब इसमें सारे के सारे ऐसे अंक हों जिससे हम कोई भी संख्या लिख पाए। तो क्या 1 से शुरू होकर आगे जितनी भी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं इनसे हम सारे के सारे अंक लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। किस चीज की कमी है? आपको आ रहा होगा अभी दिमाग में, जीरो की कमी है। तो जीरो और अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं प्राकृतिक संख्याओं में, तो ये जो संख्याएं आपकी बनेंगी, इस संख्या को अब हम बोल सकते हैं पूर्ण संख्याएं, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ चुका है, शून्य आ चुका है और इन संख्याओं को, अंकों को यूज करके हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। तो ये पूर्ण संख्या बोल सकते हैं फिर इनको। ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और हमने ऐड कर दिया, तो ये कौन सी संख्याएं बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहीं पे आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो आपको आंसर अभी देखकर आराम से बता सकते हो, हाँ 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्याओं में भी है। इसका मतलब सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये जवाब सही है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तीसरे नंबर की संख्या पे आप आ जाइए। तीसरे नंबर की संख्या हमारे पास होती है पूर्णांक। पूर्णांक, इस शब्द में जाइए, संधि विच्छेद कीजिए। पूर्ण प्लस अंक, पूरा है जो अंक, और पूरा है जो अंक, इसका मतलब है कि आधा अधूरा कुछ इसमें नहीं है। इसका मतलब है 3.5 4.9 इस तरह से दशमलव का कोई शब्द नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा शब्द होना चाहिए। 3 हो गया, 4 हो गया, माइनस के 3 हो गया, माइनस के 4 हो गया, 6 हो गया। माइनस और प्लस से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरा होना चाहिए, दशमलव का नहीं होना चाहिए, तो वो पूर्णांक हो जाता है। तो पूर्णांक में कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? जीरो के इधर जितने भी आपके धनात्मक, जिसका मतलब है पॉजिटिव नंबर्स हैं वो, और इवन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। जीरो से लेके 1 2 3 4 आगे की सारी अंक, और जीरो से लेके इधर माइनस के जितने भी अंक हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो
आप अच्छे से बता सकते हो कि 4.5 जो है ये एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये दशमलव के हिसाब से बना हुआ है। हालांकि 3, 4, -2, -3 ये सारे के सारे क्या है, पूर्णांक है। क्लियर है। और यहां से भी एक चीज मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, बिल्कुल है, क्योंकि 0 से लेके इधर के ये जितने भी आपकी संख्याएं हैं ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो सभी के सभी जो आपके पास पूर्ण संख्या है वो किस में भी इंक्लूड हो रही है, पूर्णांक में भी इंक्लूड हो रही है। तो पूर्णांक के अंदर आपकी प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सभी की सभी प्राकृतिक और सभी की सभी पूर्ण संख्याएं कैसी संख्या है, पूर्णांक भी है। ठीक है, अगली संख्या पे आ जाइए। अब अगली जो संख्या है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको समझना है। अगली जो संख्या है उसको हम बोल रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय को हम रेशनल भी बोलते हैं। अटे पटे में हम आपको पता है संख्या लिखते हैं, जैसे कि 3/4, 5/10, 6/2। अब इन संख्याओं में क्या हो रहा है, ये अटे बटे की संख्या है और इनको अगर आप, इसका मतलब आपको पता होगा कि 3/4, इसका मतलब है 3 को हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, 3 को 4 से भाग दीजिए। 3 तो 4 से छोटा है, भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम एक 0 ले लेंगे। 0 ले लिया तो यहाँ से दशमलव शुरू हो जाएगा। 4 सत्ते 28 हो गया, 2 बच गया, सत्ते 28 हो गया। 2 भी छोटा है, भाग नहीं जाएगा। 0 ले लिया, 4 पंजे 20 हो गया, 0.75 हो गया। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी हमारे पास, 0.75। ठीक है, इसी तरीके से 5/10 की जो वैल्यू होगी वो 0.5 हो जाएगी और इसी तरीके से इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। 6 को 2 से भाग देंगे, 3 आ जाएगा। तो इन संख्याओं में क्या कॉमन है कि अटे बटे की जो संख्या है पूरी पूरी भाग हो जाती है, एक पॉइंट पे आके उनकी भाग कंप्लीट हो जाती है, फिनिश हो जाती है। वो हमारे पास परिमेय संख्याएं होती है। कौन सी, रेशनल नंबर्स होती हैं। जैसे कि 3 को 4 से भाग दिया, 0.75 पे आके आपकी भाग पूरी होगी और खत्म हो गई। ऐसे ही 5 को 10 से भाग देंगे, 0.5 आ गया आपके पास। ऐसे ही 6 को 2 से भाग दिया, 3 आ गया। तो अटे बटे की जो संख्या जिसका भाग पूरा हो जाता है वो आपके पास परिमेय संख्या होती है। अभी देखिए, अभी भी आपको थोड़ा सा डाउट होगा इस चीज को लेके, एक एग्जांपल मैं दूंगा उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो ये 22/7 है, 22 को 7 से आप भाग दीजिए, इस तरह से ये निकल के आएगा 3.1457 एंड 14 और चलता चला जाएगा। भाग इसका पूरा होना ही नहीं है, कंप्लीट भाग इसका होना ही नहीं है। तो इस तरह की जो संख्या है वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसकी भाग जो है वो पूरी नहीं हो रही। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या होगी, ये होगी आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या को मैं आपको अभी बताने वाला हूं, उससे पहले आप परिमेय संख्या में कुछ चीजें और समझिए। अब देखिए, एक चीज आपको समझ आ गया कि भाई जिस अटे बटे की संख्या का भाग पूरा नहीं हो रहा है वो आपकी परिमेय संख्या है, और जिसका भाग पूरा नहीं हो रहा है वो अपरिमेय संख्या है, और जिसका पूरा हो रहा है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। अब देखिए, क्या 6 इस तरह से अगर मैं लिखता हूं तो ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6/1। एक्चुअल में ये ऐसे ही होता है, पर नीचे जब 1 होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, उसे छोड़ के हम सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 1 से जो ये 6 है ये पूरा पूरा भाग हो जाता है। ठीक है, 6 के 6 आपके पास आंसर आ जाता है। इसका मतलब जो ये 6 है ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो इस तरीके से आप कोई भी संख्या लिखोगे वो आपकी सारी क्या हो जाएंगी, परिमेय। 5, 3, 11, ठीक है, 12, क्योंकि सबके बटे में हम 1 लिख सकते हैं और 1 से ये पूरी भाग हो जाती है। इसका मतलब ये सारी संख्याएं कैसी हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए, जो ये आपके पास पूर्णांक यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब के बटे में 1 है, हमने यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है। कॉमन लिखने में हम इसी तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे जो पूर्णांक आपके हैं ये कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं? तो आपका आंसर होगा हाँ, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आ जाइए अपरिमेय संख्या पे। तो जैसे मैंने आपको बताया, अपरिमेय संख्या वो होती है जिसकी अटे बटे का पूरा भाग नहीं होता, भाग चलता ही चला जाता है, फिनिश ही नहीं होता है। तो इसका एक एग्जांपल तो यही हो गया 22/7 अपरिमेय संख्या का। इसको हम एक सिंबल से लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं पाई। इस तरीके से 22/7 जिसकी वैल्यू होती है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, वहां पे लिखा होगा पाई और आपको फटाक से उसे टिक कर देना है। इसके अलावा ई, ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है जिसका जो मान होता है वो कुछ इस तरह से होता है 2.718281
83 समथिंग, ठीक है, और ये चलता चला जाता है, ये भी कभी कंप्लीट नहीं होता है। तो ये भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय। दो एग्जांपल हो गए, याद कर लेना है, इन्हीं में से वो ज़्यादातर पूछता है। एक हो गया पाई, एक हो गया ई। एक और इसका एग्जाम्पल बनता है, आपको पता है वर्गमूल क्या होता है, जैसे कि 4 का वर्गमूल। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, इसका वर्गमूल। और वर्गमूल में क्या होता है, जब 2 गुना 2 होता है तो इसमें से एक सिर्फ बच जाता है और इस तरह से लिख देते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा बाहर आ जाता है, वो संख्या आपके पास जो होती है कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। वर्गमूल 4 का एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूरा का पूरा 2 आ गया। पर ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा का पूरा नहीं निकलता है, वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें आपके पास कौन सी आ जाएंगी, वर्गमूल 3 का, वर्गमूल 5 का, वर्गमूल 7 का, वर्गमूल 10 का, इनका पूरा पूरा वर्गमूल बाहर निकल के नहीं आता है, तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हो जाएंगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। जिसका पूरा आ जाए वो कैसी, परिमेय संख्या, और जिसका पूरा वर्गमूल बाहर ना निकले वो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो कितने आपके पास एग्जाम्पल हो गए अपरिमेय के, पाई, ई और वर्गमूल जिसका पूरा बाहर ना निकले। 3 पॉइंट हो गए, अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी जो पूरा भाग हो जाए, ठीक है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको और यहाँ पे समझना है कि आपने जान लिया परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अगर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ देते हैं ना, तो वो संख्या जो बनेगी वो भी अपरिमेय ही होगी। जैसे कि आपको पता है 2 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 2 का एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, 2 प्लस वर्गमूल ऑफ 2, तो ये तो परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ दिया तो ये संख्या आपकी अपरिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। जमा की जगह माइनस लगा दोगे, ये भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले साल में पूछा हुआ है, और अब इस चीज को अगर आप जानते हो तो फटाक से आंसर दोगे, देखिएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, 3 माइनस √5 कैसी संख्या होगी, ये अपरिमेय। क्यों, क्योंकि जो √5 है ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। चलो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो आपको वहां से आंसर देना होगा। तो हमारे पास 5 संख्याएं होगी, प्राकृतिक होगी, पूर्ण होगी, पूर्णांक होगी, परिमेय और अपरिमेय होगी। इसके बाद नंबर 6 पे हम आ जाते हैं। नंबर 6 पे संख्या है हमारी सम संख्याएं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को नहीं है, तो रिवाइज कर लें। और ये 2 से शुरू होती हैं और 2 हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे और सम संख्याएं आती चली जाएंगी। 2 4, 4 में 2 जोड़ दो 6, फिर 2 जोड़ दो 8, फिर 2 और जोड़ दो 10, फिर 12, 14, इस तरीके से ये सारी कैसी संख्या है, सम संख्या है। 2 से शुरू होती हैं, 2 ऐड करते चले जाओ। नेक्स्ट आ जाइए विषम। जो विषम संख्या होती है, सम संख्याओं को छोड़ के बाकी जितनी संख्याएं बची वो विषम संख्याएं होती हैं, जो 2 से भाग नहीं होती हैं, 1 से शुरू हो जाती हैं। 2 ऐड करते चले जाइए, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 16। क्लियर है। सम जो 2 से भाग हो जाए, कहां से शुरुआत होती है, 2 से। विषम जो 2 से भाग ना हो, कहां से शुरुआत होती है, 1 से। और दोनों में आगे बढ़ने के लिए 2 2 हम इसमें जमा करते चले जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए अभाज्य संख्या। इनको हम एक्चुअली रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं। हिंदी की स्पेलिंग पे ना जाएं, मात्राओं की गलती हो सकती है, उस चीज को आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है अभाज्य संख्या, जिसे हम रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि ऐसी संख्या है जो एक और खुद को छोड़ के और किसी भी एक ऐसी संख्या नहीं है जिससे भाग हो जाए, तो वो हमारे पास अभाज्य संख्या होती है। एक से भाग हो जाए, अपने आप से भाग हो जाए, पर और कोई ऐसा नहीं है जिससे भाग हो जाए, तो वो अभाज्य संख्या होती है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है। इसकी शुरुआत होती है 2 से। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 3 से भाग हो जाता है, 7 के बाद 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है और चलता चला जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है 2 से शुरुआत होती है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो अच्छे से कॉन्सेप्ट को नहीं, हाँ तो देखिए अभाज्य संख्या में आपको बता रहा था, उसमें वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो अपने आप को छोड़ के और एक को छोड़ के कोई एक और भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे भाग हो जाए, तो वो हमारे पास क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब देखिए एक गलती जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं वो ये है कि अभाज्य संख्या एक
एक जो है वो ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, दिमाग में बिठा लेना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या वो एक होगा? नहीं, वो दो होगा। एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, गलती नहीं करना है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको कुछ और चीजें दिमाग के अंदर बिठानी है कि 0 से लेके 100 के बीच में टोटल जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 25 है। ठीक है, एक तो ये चीज आपको याद रखना है, और ये 25 संख्याएं कौन सी हैं वो सारी की सारी आपको याद रखना है। मैं अभी आपको स्क्रीन पे डाल देता हूँ, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं 0 से लेके 100 के बीच में। इनको कम से कम 4 से 5 बार रिपीट कर लेना है, आपको याद कर लेना है अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिस हिसाब से वो पूछता है वो वहाँ पे अगर आप देखने लग गए, काउंट करने लग गए, भाग करके देखने लग गए, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और एग्जाम का टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने याद करना है। उसके साथ आपने ये भी याद करना है कि 0 से लेके 20 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका जोड़ कितना हो रहा है। इसी तरीके से 20 से लेके 40 के बीच में, और इसी तरीके से 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 5 सेट आप बनाओगे 0 से लेकर 100 के बीच में, और इन 5 सेट की सभी संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का जोड़ कितना होता है वो भी आपने याद करना है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। क्यों याद करना है? क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए 60 से लेकर 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं का जोड़ कितना है। अब आप एग्जाम में तो उनको जोड़ करने के लिए बैठोगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में जोड़ करने आप बैठ के टाइम देखो कितना ज़्यादा आपका ले लेगा, तो आपको याद करना ही बेटर है, याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर दो सीधा का सीधा। तो ये अभाज्य संख्याएं होगी, और अभाज्य संख्याओं के बाद आपके पास आ जाती है भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्या जो अपने आप को छोड़ के और एक को छोड़ के कम से कम एक और ऐसी संख्या है जिससे भाग हो जाए, तो वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि 9, 9 किससे भाग हो जाता है? 3 से, 3 3 9, तो 9 एक भाज्य संख्या है। 1 से और 9 से तो भाग हो ही जाता है। तो ऐसी बहुत सारी संख्या है, अभाज्य को छोड़ के जो बाकी बची वो कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। और देखिए लास्ट आपके पास आ जाता है वास्तविक संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स और वास्तविक संख्याएं। ये क्या है? आपके पास जितनी भी तरह की अभी तक आपने संख्याएं पढ़ी हैं उन सभी संख्याओं को अगर मिला दें तो वो सारा ग्रुप एक बन जाता है वास्तविक संख्याओं का। इसमें आपकी प्राकृतिक संख्या भी आएगी, पूर्ण भी आएगी, और आप पूर्णांक भी आएगी, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, भाज्य, सबको अगर आप मिला दो तो वो रियल नंबर्स हो जाता है। ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन ज़्यादातर बनता नहीं है, कभी गलती से कोई आ जाए तो आ जाए, पर आपको पता होना चाहिए रियल नंबर और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। जितनी भी संख्या, कोई भी संख्या XYZ आप उठाओगे वो सारी रियल नंबर्स के अंदर आती है। चलो भाई, अब ये आपका थ्योरी पार्ट हो गया कंप्लीट कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। अभी आपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका काम 10% भी पूरा अभी नहीं हुआ है। थ्योरी आपने कवर किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी, बट जो रियल पार्ट है वो क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए, अगर आपने थ्योरी को अच्छे से समझा है तो इन क्वेश्चनों को हल करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। और आपने क्या करना है, वीडियो को यहाँ पॉज करना है और एक बार से ये जो मैंने अभी आपको समझाया है थ्योरी, इसको एक बार से और समझना है और खुद के दिमाग में एक बार घुमाना है। ठीक है, खुद से याद करने का तरीका आपको, हर बंदे का अलग अलग तरीका अपना होता है। याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी चीज़ आपने पढ़ा, मान के चलो आपने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, ठीक है, पढ़ लिया, फिर आपने क्या करना है, बुक से नज़र हटाना है और अपने दिमाग में अपने आप से पूछना है, हाँ तो क्या होती है प्राकृतिक संख्या। फिर आपका जवाब अगर आप उसका दे पा रहे हो, इसका मतलब हाँ अब आप बोल सकते हो आपके दिमाग में वो सेट हो गया है। फिर अगले 2-3 और छोटे छोटे टॉपिक पढ़िए, और जब और हो जाए तो पहला जो टॉपिक पढ़ा था उसे याद करने की कोशिश करिए। ओके, कि भाई प्राकृतिक पढ़ लिया, पूर्ण पढ़ लिया, पूर्णांक पढ़ लिया। पूर्णांक पढ़ने के बाद फिर से अपने आप से पूछिए, अच्छा तो प्राकृतिक संख्या क्या होती थी। अगर आप फिर भी जवाब दे पा रहे हो तब आप समझिए कि हाँ आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ अभी बैठ चुकी है। ठीक है, अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो मतलब आप तक अभी तक आपने सिर्फ उसको समझा है, आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ बैठी नहीं है। तो याद करने में और समझने में फ़र्क है। तो अभी हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो मैंने थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से समझाया, अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से, 1 से तो नहीं होती ना। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी अभाज्य? 2। आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया। तो अगला क्वेश्चन आ जाइए, शून्य है। शून्य क्या है? क्या एक प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती थी? 1 से, 1 2 3 4 तो नहीं है प्राकृतिक। पूर्ण की शुरुआत कहाँ से होती थी? 0 से, 0 1 2 3 4 तो 0 क्या हो गया? पूर्ण संख्या। आंसर हो गया बी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। अगले पे आ जाइए, 0 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी है?
थ्योरी में मैंने बताया आपको, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, गिनना नहीं है वहाँ जाके, 25 होती हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 40 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या हो गया। आ गया ना क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि भाई आपने याद कर लेना है 5 सेट बना के, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। ठीक है, अब इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो 40 से 80 के बीच में पूछा है, तो हमने कहाँ से कहाँ याद किया था, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। तो जो 40 से 60 और 60 से 80 दो पोर्शन में जो है उन दोनों को जोड़ दो, आपका उत्तर आ जाएगा, और इसका जो आंसर है वो है 594। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 78 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में आपने पकड़ना है, जो मेन शब्द है वो है 3 लगातार सम। लगातार का मतलब होता है एक के बाद एक, और सम संख्या जब मैं आपको बता रहा था कैसे निकालते हैं, एक संख्या में 2 जो ऐड करते चले जाओ तो आगे की सम संख्या आती चली जाती हैं। पहली सम संख्या मान लीजिए आपके पास है x, तो इससे अगली कौन सी हो जाएगी, 2 जोड़ दो भाई, इससे अगली 2 और जोड़ दो, तो ये 3 लगातार सम संख्याएं होगी। इनका जो जोड़ है वो कितना दे रखा है आपको, 78। जोड़ दो तीनों को, 78 के बराबर रख दो भाई, 78 जोड़ है तो 78 के बराबर रख दिया हमने। ठीक है, इसको हल कर लीजिए आप, 1 2 3, 3x हो गए, 4 और 2 जोड़ दिया 6 हो गया, 78 के बराबर 3x। 6 को यहाँ पे प्लस में है, उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 78 माइनस 6, तो ये किसके बराबर हो गया, 72 के। ठीक है, x यहाँ पे क्या है, गुना में है। देखो जो ऐसे लिखा होता है 3x 5y कुछ भी हो, ये होता है 3 गुना में x, 5 गुना में y। ठीक है, यहाँ पे गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर 72 भाग में 3, 3 से 24 बार 72, 24 3 72। और क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी है, ये है, तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, 24 जमा 4 कितना हो गया, 28। उत्तर क्या हो गया, 28। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है, यदि a बटे में b का भागफल धनात्मक है। धनात्मक है का मतलब पॉजिटिव का है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं, आप कहीं नोट कर लीजिएगा, प्लस और माइनस दोनों को अगर आप गुना करोगे या दोनों को भाग करोगे एक दूसरे से, ठीक है, तो ये माइनस ही आएगा। पर प्लस और प्लस को आप गुना करोगे तो ये प्लस आएगा, माइनस और माइनस को गुना करोगे तो भी ये प्लस ही आएगा। गुना की जगह भाग भी करोगे तो भी प्लस आएगा, और भाग करोगे तो भी प्लस आएगा। a बटे में भी धनात्मक है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो हमारे पास कौन सा केस बनेगा, ये वाला, या तो दोनों ये संख्याएं पॉजिटिव हैं और या ये दोनों संख्याएं नेगेटिव हैं। ठीक है, इसका मतलब या तो ये हो सकता है ये दोनों पॉजिटिव हैं तभी ये धनात्मक होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, या दोनों नेगेटिव की होंगी तो क्या होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ये धनात्मक आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है भाई। अब आंसर क्या पूछ रहा है, वो बोला कि क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि a 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है का मतलब धनात्मक है, क्योंकि 0 से जो बड़ी संख्या होती है पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो, नहीं। ये देखिए दोनों माइनस के भी तो हो सकते हैं, तो a बड़ा है 0 से या b बड़ा है 0 से, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इस ऑप्शन में दोनों नेगेटिव होंगी, तब भी तो आंसर आपका इसका धनात्मक आएगा, नहीं बोल सकते। तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि a इंटू बी 0 से बड़ा है, मतलब a और b की मल्टीप्लाई करो और वो 0 से बड़ा आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। जब दोनों प्लस के हैं, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 के से बड़ा, इसका मतलब धनात्मक आता है। और जब दोनों माइनस होंगे, माइनस और माइनस की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी धनात्मक आएगा, 0 से बड़ा है का मतलब धनात्मक। तो तीसरा ऑप्शन आपका पॉसिबल है एकदम, तो उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय की डेफिनेशन बहुत अच्छे से थ्योरी में मैंने आपको बताई है और एग्जांपल भी बताए थे, वहाँ पे पहला ही एग्जांपल मैंने आपको दिया था पाई। तो पाई क्या चीज़ है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास, सेकंड। कंफ्यूज नहीं होना है, पाई का मान जो मैंने बताया था आपको वो बताया था 3.142857 एंड सो ऑन। चौथा जो इसका ऑप्शन है उसमें 3.14 लिखा है, तो गलती से उसको उत्तर मत लगा देना, क्योंकि 3.14 जब उसने लिख दिया इसका मतलब है 4 के बाद कुछ भी नहीं है, 0, जिसका मतलब हो गया कि ये भाग पूरी हो चुकी है, और जिसकी भाग पूरी हो जाती है वो अपरिमेय नहीं होती, वो परिमेय होती है, तो उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा, पाई। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है, और परिमेय मैंने बताया था आपको जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकला है वो परिमेय होती है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा है वर्गमूल 4 का। वर्गमूल अगर किसी को नहीं आता है तो वर्गमूल के चैप्टर पे हम आएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप समझ लो वर्गमूल क्या होता है। 4 को अगर हम ऐसे लिख दें 2 गुना में 2, ठीक है, ये वर्गमूल का निशान है।
तो इसमें से जब वर्गमूल का निशान हटेगा तो सिर्फ एक बाहर आएगा, तो ये 4 का वर्गमूल हो गया, ठीक है। और जिसका वर्गमूल इस तरह से पूरा पूरा निकल आता है, दशमलव जिसमें नहीं होता है, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं होता है, वो हम क्या होता है हमारे पास परिमेय संख्या होती है। तो आपके पास इसका उत्तर क्या हो गया, ए, जिसका मतलब आपके पास वर्गमूल 4 का एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, और 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, ये भी क्या हो जाएंगी परिमेय संख्या है, ठीक है भाई। आगे आ जाइए, यदि आपके पास दे रखा है p एक अभाज्य संख्या है तथा p जमा 2 भी एक अभाज्य संख्या है, तो मान आपको बताना है कि भाई p जमा इंटू p जमा 2 के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो इसकी जो स्टेटमेंट है उसी के हिसाब से हम जाते हैं। पहली अभाज्य संख्या से ही शुरू कर देते हैं, 2 है, 2 रखिए, p की वैल्यू जब 2 लेंगे तो p जमा 2 कितना हो जाएगा 4, और वो बोल रहा है p जमा 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 4 तो अभाज्य नहीं है, तो 2 हमारा नहीं हो सकता। अगली अभाज्य संख्या पे आ जाइए 3, p का मान अगर हम 3 ले लेते हैं तो p जमा 2 का मान 5 हो जाएगा, और 5 एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब हम 3 ले सकते हैं, p का मान रख दीजिए, p का मान 3 रख दिया, 3 जमा 2 रख दिया, 3 और 2 5, 5 दिया 15, 15 जमा 1 हो गया 16। अब 16 के बारे में तो आप अच्छे से जानते हो, कह रहा है कि क्या एक विषम संख्या है, नहीं, 2 से भाग हो जाएगा, 2 8 16। क्या ये एक अभाज्य संख्या है, नहीं, 2 से भाग हो रहा है, 4 से भाग हो रहा है। एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये हम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि 16 का जब वर्गमूल आप लोगे तो 4 और वर्ग मूल जब हटता है तो 2 में से 1 बाहर आता है और साइन हट जाता है तो 4। इसका मतलब 16 का पूरा वर्ग हो रहा है, 16 क्या हो जाएगा आपके पास एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा सी। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि p तथा q दो अपेक्षित अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हो और p और q को जोड़ने से 10 आ रहा है और p जो है वो q से छोटा है, तो बताइए p के संभावित मान कितने हैं, ठीक है। अब देखिए हमने पकड़ लेना है, जो बोल रहा है उसी को पकड़ लेना है। उसने बोला है अभाज्य धनात्मक पूर्णांक, अभाज्य का मतलब जो भाग नहीं होते। इस समीकरण से एक चीज आपको समझ आ रही है, p और q को जोड़ने से 10 हो रहा है, इसका मतलब p और q दोनों संख्याएं 10 से छोटी हैं, तभी दो संख्या को जोड़ने से 10 आएगा, 10 से बड़ी तो हो नहीं सकती, 10 से छोटी हैं। और फिर उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है अभाज्य धनात्मक भी है। अभाज्य धनात्मक का मतलब हो गया अभाज्य संख्या 10 से छोटी हमें लेनी है, दो चीज़ों को मिला के 10 से छोटी है, यहाँ से समझ आया, अभाज्य है लिखा हुआ है, तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या है 2 3 5 7, 4 संख्याएं, ठीक है जी। अब इनमें से दो संख्याएं ऐसी बनानी है जिनको जोड़ने से 10 हो जाए, पैसरू से शुरू हो जाओ, 2 2 में क्या जोड़े हम 8, 8 तो है नहीं इस कंडीशन में, 3 3 में क्या जोड़े 7, 5 में कुछ जोड़ने से नहीं, 7 में ये तो हो गया, तो एक ही मान पॉसिबल है, 3 जमा में 7, तो इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा आपके पास ए। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको पकड़ना है आपको, ठीक है। लिखा था अभाज्य, पहले हमने समीकरण से समझ लिया कि p और q दोनों 10 से छोटे हैं, फिर जो अभाज्य लिखा था 10 से छोटे अभाज्य संख्याओं को पकड़ लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे इसने अभाज्य शब्द यूज नहीं किया होता ना तो ये क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता, समझ लो इस चीज को और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। अगर इसने अभाज्य यूज नहीं किया होता तो इस समीकरण के हिसाब से p और q 10 से छोटे हैं, तो 10 से छोटी सारी संख्याएं हम लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 9 तक, ठीक है। अब इन पूरी संख्याओं में से दो संख्या हम लेते जिनको जोड़ने से 10 हो जाए। देखिए 1 से शुरू हो जाओ, 1 जमा 9, 2 जमा 8, 3 जमा 7 और 4 जमा 6, 5 नहीं होता, क्योंकि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है कि एक संख्या दूसरी से छोटी होनी चाहिए, 5 तो दोनों बराबर हो जाती। तो कितने मान पॉसिबल हो गए 1 2 3 4, 4 मान, उत्तर कितना हो जाता 4 संभावित मान, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके शब्दों का मतलब बहुत अच्छे से आपने पकड़ना है, और वो जब भी होगा जब आपने जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से याद किया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, यदि 7n + 9 100 से बड़ा है और n एक पूर्णांक है तो n का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा। समीकरण को हल करिए, n का मान निकालिए, 9 जमा में है उधर जाएगा तो घटा में हो जाएगा, और 100 में से 9 गए तो आपके पास बच जाएगा 91, n और 7 यहाँ पे गुना में है, n उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 7 एकम 7 बच के 2 7 1 की 13 7 51 में n बड़ा है 13 से, ये मतलब कह रहा है ये समीकरण, और n 13 से बड़ा है और पूर्णांक भी है, तो पूर्णांक में 13 से बड़े पूर्णांक लिख दीजिए, 14 15 16 100, और वो पूछ क्या रहा है आपको सबसे छोटा संभावित मान, तो इन मानों में सबसे छोटा कौन सा है 14, उत्तर क्या हो गया आपके पास 14। किसी बुक में उत्तर 13 लिखा हुआ है जो कि सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है बड़ा है। अगर ये बोलता कि बड़ा है और बराबर है तब हमारा उत्तर हो जाता 13, पर बराबर नहीं है, वो साफ साफ बोल रहा है बड़ा है, भाई बड़ा तो है मतलब 14 ही लेंगे। एक बुक में उत्तर गलत दिया है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है,
यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है तो सबसे बड़े पूर्णांक s में से किस रूप से संबंधित होगा? पकड़ लीजिए भाई, 5 क्रमिक पूर्णांक, क्रमिक का मतलब लगातार, और लगातार पूर्णांक कैसे आते हैं? एक जोड़ते चले जाओ, पहला मान लो x, अगला कैसे आएगा? एक जोड़ दो, एक और जोड़ दो, एक और जोड़ दो, और एक और जोड़ दो। ये 5 हमारे क्या हो गए? क्रमिक पूर्णांक हो गए। कोई भी पहला मानेंगे, एक जोड़ते चले जाएंगे, और इनका जोड़ कितना दे रखा है? s। जोड़ दो भाई सबको, ठीक है, सबको जोड़ दिया हमने, s दे रखा है। 1 2 3 4 5, 5x हो गए। 1 जमा 2 3 और 3 6 और 4 10 हो गया। x निकालना है तो 10 को उधर भेज दीजिए, यहाँ पे 5x बच जाएगा, बराबर है s, यहाँ पे जमा का है 10, उधर घटा के हो जाएगा 5 गुना में x है, 5 को उधर भेजेंगे तो s घटा में 10, ये हो जाएगा भाग में। x का मान तो ये आ गया भाई, पर वो पूछ क्या रहा है हमसे? सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित है, और सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? जो सबसे लास्ट में आ रहा है, जिसमें 4 जोड़ रखा है। तो इसका मान निकाल दीजिए भाई, x जमा में 4, x का मान जो निकाला रख दीजिए, s घटा में 10 जमा में 4 4 बटे में 1 लिख सकते हैं। लघुत्तम समावर्तक अगर आपको याद नहीं है, चिंता नहीं करनी है, थोड़ा सा समझ लो। 5 यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा, इसकी इसमें और इसकी इसमें गुना करेंगे, इसकी इसमें गुना करेंगे, 1 है एज इट इज आ जाएगा, इसकी इसमें करेंगे 5 और 20, 20 में से 10 गए तो जमा के 10 बच जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है आपके पास डी। तो इसका आंसर होगा डी। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, संख्याएं, उसके प्रकार और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। एक बार और अच्छे से पढ़िए, आपका ये टॉपिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप मेरे साथ बने रहें उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और होप करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप रिटर्न होकर जरूर आएंगे। थैंक यू।